वेलकम, गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज नेचुरल साइंस यूनिट 4, यानी कि हम नेचुरल साइंस में जो इकाई 4 है उसको रिवाइज करेंगे, यानी उसी को दोहराएंगे। काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, यानी कि उसका रिवीजन हो चुका है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो आज का टॉपिक है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि है हीट एंड टेम्परेचर, यानी अगर हिंदी में इसको कहें तो हम ताप एवं ऊष्मा इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो जाती है। देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम लोग टॉपिक की बात करें तो मेजरमेंट, यानी कि मापन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक था यूनिट 4 का, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, प्रेशर एंड डेंसिटी के बारे में हम लोगों ने बात की थी। थर्ड जो पॉइंट था हमारा, उसमें हम लोगों ने बात की थी वर्क एंड एनर्जी की। और नेक्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिवाइज किया था, यानी कि ग्रेविटेशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोगों ने बात की थी। ग्रेविटेशन, मास एंड वेट की हम लोगों ने बात की थी। तो यही सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इस तरीके से इतने टॉपिक्स हम लोग के यूनिट 4 में ऑलरेडी हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। आज का जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो ऊष्मा और एवं हम कह सकते हैं इसको ताप की बात हम लोग करेंगे। किस तरह से क्या चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको हीट एंड टेम्परेचर दिख रहा होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा हीट, यानी कि हम लोग बात करेंगे ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्स बिटवीन सिस्टम और ऑब्जेक्ट्स विथ डिफरेंट टेम्परेचर। ब्रैकेट में आपका दिया हुआ किस तरह से फ्लो होता है, फ्लोइंग फ्रॉम द हायर टेम्परेचर सिस्टम टू द लोअर टेम्परेचर सिस्टम। तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब जब हम बात करते हैं हीट की, यानी कि ऊष्मा की बात करते हैं, तो ये एक कह सकते हैं कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा का ही एक रूप है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, जो कि ट्रांसफर होती है किसी सिस्टम या किसी तंत्र की हम बात कर सकते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट से दूसरे में। तो इस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर हो जाता है। और इसका जो फ्लो होता है, यानी कि फ्लो ऑफ जैसे एनर्जी होगा, यानी कि ये फॉर्म ऑफ ऑलरेडी एनर्जी तो है ही। तो इसका जो स्थानांतरण होता है या फ्लो ऑफ हीट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ आपको ब्रैकेट में दिख रहा होगा, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। इस तरीके से क्या होता है कि जो उच्च ताप होगा उससे निम्न ताप की तरफ इसका फ्लो होता है, यानी कि जाता है। ऑल्सो रेफर टू एज हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी। और इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं हम, या जान सकते हैं कि इसको किस तरीके से रेफर किया जाता है, हीट एनर्जी यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा, या थर्मल एनर्जी किस तरीके से भी इसको कहा जाता है। तो ये एक बात हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार का या कह सकते हैं जो हीट होता है, इन अनदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि जो ऊष्मा है, यानी कि हीट जो है, वो एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि एनर्जी है, जो कि किसी भी वस्तु को ठंडा, यानी कि कह सकते हैं कोल्ड या गर्म या हॉट, इस तरीके से कह सकते हैं, उसको रखने का गुण होती है। तो ये एक बात हो जाती है। जब भी हम लोग बात करते हैं हीट की, तो उसको हम कह सकते हैं कि जो ऊष्मा जो है उसका एमकेएस पद्धति में या जिस भी तरीके से हम उसको मेजर करते हैं, तो जूल जो होता है उसमें उसको मेजर किया जा सकता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो क्या है उसको हम लोग देखेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है, वो उस वस्तु यानी कि उस चीज़ के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। द्रव्यमान यानी कि क्या चीज़ हो जाती है, मास पर डिपेंड करती है। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है आपका कि जब भी हम बात करते हैं हीट की, तो इसके दो भाग हो जाते हैं, यानी कि 2 पार्ट्स हो जाते हैं। कौन कौन सी चीज़ें, जब भी हम लोग बात करते हैं हीट की, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। किस तरीके से, सबसे फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हिंदी में अगर देखें तो विशिष्ट ऊष्मा, जिसको स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। और दूसरा जो हो जाता है वो है आपका गुप्त ऊष्मा, यानी कि जिसको कहेंगे हम लेटेंट हीट। तो ये जब भी हम बात करते हैं हीट की, तो 2 पार्ट्स हो जाते हैं, यानी कि स्पेसिफिक हीट और दूसरा हमने उन लोगों ने बात की लैटेंट हीट। ये दोनों ही क्या होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हैं। तो ये एक बात हो जाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ें हो जाती हैं उसको देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ स्पेसिफिक हीट के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी हिंदी में अगर हम कहें तो इसको विशिष्ट ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। यानी स्पेसिफिक हीट जो होता है उसको विशिष्ट ऊष्मा हिंदी में कहा जाता है। तो ये एक चीज़ हो जाती है। देखते हैं क्या किस तरह से चीज़ें हैं। रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी 1 degree to that required to raise the temperature of an equal mass of water or degree। यानी कि क्या हो जाता है, अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की, तो
यानी कि हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट यानी कि किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा या क्या चीज़ हो जाती है, तो किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वो मात्रा होती है, यानी हीट का वो मात्रा होती है जो किसी भी पदार्थ की या कह सकते हैं एकांक द्रव्यमान के मतलब ताप को, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यानी कि जब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की यानी कि विशिष्ट ऊष्मा की, जब हम लोग बात करते हैं तो किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वो मात्रा होती है जो कि उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान यानी कि हम कह सकते हैं यूनिट एरिया यानी कि एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। वही आपका हो जाता है स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा जिसको कहा जाता है। तो ये एक चीज़ हो जाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं, यानी कि हीट कैपेसिटी की हम लोग बात करेंगे। अगर हीट कैपेसिटी को हिंदी में कहेंगे तो उष्मा धारिता इसको हिंदी में कहा जाता है, यानी कि उष्मा धारिता आपकी जो है हीट कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हैं। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जब भी हम लोग बात करते हैं उष्मा धारिता की या थर्मल कैपेसिटी जिसको कहा जा रहा है, वो एक भौतिक गुण हो जाता है किसी भी मटीरियल का या कह सकते हैं मैटर का, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट टू बी supplied to the given mass of the material to produce a unit change in its temperature। यानी किस तरह से कह सकते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं हीट कैपेसिटी की, इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि उष्मा धारिता क्या होती है उसको हम किस तरीके से बता सकते हैं। यानी कि हम इसको इजी शब्दों में किस तरीके से समझ सकते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, यानी कि उष्मा धारिता क्या होती है। इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, या अनदर वर्ड में हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु या कोई भी सब्सटेंस है, किसी भी वस्तु को 1 डिग्री ताप यानी कि टेम्परेचर रेज करने के लिए, यानी कि उसकी 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो उसका ताप जो है उसको बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा यानी कि जितनी हीट की आवश्यकता होती है, वो उस वस्तु का जो है उष्मा धारिता यानी कि हीट कैपेसिटी कहलाता है। तो ये एक बात हो जाती है यहाँ पर जब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी की, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, वही जो क्या है आपका हीट कैपेसिटी कहलाता है उस सब्सटेंस के लिए या वस्तु की जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि उष्मा धारिता कहलाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है वो है आपका कैलोरी मीटर। आपको स्क्रीन पे चीज़ें दिख रही होंगी, यानी कि अगर हिंदी में कहेंगे तो कैलोरी मापी जिसको कहा जाता है हिंदी में, यानी कि कैलोरी मीटर की हम लोग बात करेंगे। एक कैलोरी मीटर इज एन ऑब्जेक्ट यूज फॉर कैलोरीमेट्री, यानी कि ये उस तरीके का ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ यूज किया जाता है, कैलोरीमेट्री में। और द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, या किस प्रोसेस में यूज किया जाता है, द हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंजेस एज वेल एज हीट कैपेसिटी, यानी जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें जो भी भौतिक परिवर्तन होते हैं और उसमें क्या चीज़ें हो जाती हैं उष्मा धारिता को मेजर करने के लिए। तो ये एक बात हो जाती है जब भी हम लोग बात करते हैं कैलोरी मीटर की, यानी कि कैलोरी मापी की बात करते हैं। इससे रिलेटेड और भी एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखते हैं वो क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। जब भी बात करते हैं हम लोग कैलोरी मापी यानी कि कैलोरी मीटर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये तांबे से बनाया जाता है, और तांबे से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका कारण की वजह से ऊष्मा धारिता भी इसकी कम हो जाती है। तो ये कारण हो जाता है जिसकी वजह से इसको तांबे से बनाया जाता है। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हम कह सकते हैं इस तरीके से, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मीटर, यानी कि हम कह सकते हैं हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो कैलोरी मापी का सिद्धांत जिसको कहा जाता है, तो वो चीज़ हम कह सकते हैं। देखते हैं ये क्या है। व्हेन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको चीज़ें दिख रही होंगी, आर प्लेस इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच। तो किस तरीके से क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जब कोई दो बॉडीज जिनको आपस में पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद हिंदी में चीज़ों को बताते हैं। व्हेन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट temperatures are placed in physical contact with each, the heat is transferred from the body with the high to the body with low temperature until thermal equilibrium is attained between them। यानी कहने का क्या मतलब हो जाता है यहाँ पे, क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई भी दो बॉडीज हैं, ठीक है, उनको आपस में फिजिकल कांटेक्ट में लाया जाता है, तो क्या प्रोसीजर होगा, यानी कि हीट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि ऊष्मा की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से क्या चीज़ें होंगी वो हम देख सकते हैं।
यानी इन अनदर वर्ड अगर हम लोग कहना चाहें चीज़ को, कैलोरीमीटर का जो कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर को जब हम समझना चाहें तो इन अनदर वर्ड्स कह सकते हैं कि जब भी कोई दो भिन्न तापों को जब हम एक संपर्क में लाते हैं तो उस तरह से क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से चेंजेस होते हैं, जो फ्लो ऑफ हीट है यानी कि जो ऊष्मा का प्रवाह है किस तरह से होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि क्या होगा, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ उसका फ्लो जाएगा, यानी अधिक से कम की तरफ जाएगा। और ये फ्लो तब तक होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक दोनों में क्या हो जाएगा, सेम यानी कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन नहीं आ जाती, यानी कि एक तरफ से हीट लॉस हो रहा है, यानी कि जो ए पोर्शन हो जाएगा आपका वो हीट क्या कर रहा है, दे रहा है, और दूसरा पोर्शन क्या हो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये सिचुएशन तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों में इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आ जाती, यानी कि दोनों का ताप बराबर नहीं हो जाता। तो ये एक बात हो जाती है। उसको इन शॉर्ट हम समझना चाहें तो किस तरीके से समझ सकते हैं कि दोनों तरफ अगर हम दोनों चीज़ों को रखेंगे तो मान लीजिए ये ए है और ये वाला पोर्शन जो है वो बी है, तो क्या होगा, ए से बी की तरफ क्या है, हीट का फ्लो है, यानी कि ए जो है वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ है, यानी कि हाई हीट है, इसमें उच्च ताप है, और दूसरा जो है वो निम्न ताप है, यानी कि एक तरफ से एनर्जी या फ्लो कह रहे हैं ऊष्मा का इधर से इसकी तरफ हो रहा है। तो ये एक चीज़ हो जाती है, और ये सिचुएशन तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में ना आ जाए, दोनों बराबर की सिचुएशन में ना आ जाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि गर्म वस्तु के द्वारा दी गई ऊष्मा और जो दूसरा है हमारा बी वाला पोर्शन वो ठंडी वस्तु हो जाएगी, तो उसके द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको चीज़ें दिख रही होंगी। द बॉडी एट हायर टेम्परेचर रिलीज हीट, यानी कि जो उच्च ताप पे है वो वस्तु क्या करेगी, हीट को रिलीज करेगी, उत्सर्जित करेगी, वाइल द बॉडी एट लो टेम्परेचर, और जो बॉडी निम्न ताप पे है वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब हीट को क्या करेगी, अवशोषित करेगी, यानी कि एब्जॉर्ब करेगी। द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर इंडिकेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मीटर है वो क्या इंडिकेट करता है या क्या निर्दिष्ट करता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि ऊर्जा का जो संरक्षण है उस चीज को। अब इसमें आप नेक्स्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से क्या चीजें दी गई हैं। हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन, यानी कि अगर हम दोनों को ए और बी माने तो दोनों पार्ट्स में किस तरीके से क्या हीट एक तरफ से जा रही है, फ्लो ऑफ हीट हो रहा है, दूसरी तरफ से एब्जॉर्ब की जा रही है। ठीक है, तो यही चीजें आप कह रहे हैं कि हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन, किसके बराबर, दोनों में इक्वल का साइन दिया हुआ है, हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। तो ये सिचुएशन हो जाती है, यानी कि एक बात हो जाती है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें या फॉर्मूले के बेस पे हम लोग बात करें किस तरह से, तो स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे क्यू जो है, स्मॉल क्यू जो है वो हीट को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल एम की जब हम लोग बात करते हैं तो मास ऑफ बॉडी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो भी वस्तु है उसका द्रव्यमान बताता है बॉडी का। और सी जो है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि स्पेसिफिक हीट को डिनोट करता है, यानी कि जो विशिष्ट ऊष्मा है उसको डिनोट करता है। और डेल्टा टी की जब हम लोग बात करते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जो भी ताप में परिवर्तन हो रहा है उसको डिफाइन करता है, यानी कि उस चीज को ये डिनोट करता है। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग आता है आपका स्टेट दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यानी कि हम अवस्था की बात कर रहे हैं। स्टेट्स चेंज किस तरह से अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी अगर हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो जो कोई भी वस्तु होती है उसके 3 फॉर्म्स हो जाते हैं, यानी कि आपको दिख रहा होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस स्क्रीन पे। यानी कि अगर हम लोग बात करें किसी भी वस्तु के, या अगर हम एग्जाम्पल लें वाटर का, अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसके तीनों ही फॉर्म्स हो जाते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों ही फॉर्म हो जाते हैं। सॉलिड की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में आप आइस ले सकते हैं, लिक्विड की बात करें तो जो तरल के फॉर्म में जो जल होगा वो हो जाता है आपका, गैस के फॉर्म में भी ये चीज़ पाई जाती है, वेपर के फॉर्म में कह सकते हैं। तो किसी भी हम बात करते हैं स्टेट चेंज की, यानी कि अवस्था परिवर्तन की, जब भी हम लोग बात करते हैं तो किसी भी वस्तु का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन हीट के द्वारा होता है, या जिस भी तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ये नॉर्मली होता है कि कोई चीज़ सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड में, या लिक्विड से गैस में, या गैस से फिर से उसको इस तरीके से चीज़ें की जाती हैं कि फिर से वो लिक्विड, फिर उसको, तो इस तरीके से क्या होता है, अवस्थाओं का जो होता है वो परिवर्तन होता रहता है, यानी कि स्टेट्स चेंज होते रहते हैं एक से दूसरे फॉर्म में, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, या लिक्विड से गैस, या गैस से फिर से सॉलिड में, इस तरीके से चीज़ें होती रहती हैं। तो ये सारी ही चीज़ें जो होती हैं वो उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं।
यानी कि अगर हम लोग स्टेट चेंजेस की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी कि अवस्था परिवर्तन की जब हम लोग बात करते हैं, तो किस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर है, उसको अगर हम लोग कोल्ड करेंगे या ठंडा करेंगे या फ्रीज करेंगे, तो क्या होगा, वाटर जो लिक्विड फॉर्म है वो सॉलिड में हो जाएगा। फिर क्या होगा, अगर हम लोग उसको फिर से चेंज करना चाहें तो आइस को हम क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फिर उसको अगर हम हीट देंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो लिक्विड से वेपर के फॉर्म में यानी कि गैसीय अवस्था में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है। और फिर अगर जो गैसीय अवस्था में चेंज हो रहा है, यानी कि वेपर फॉर्म में वाटर का हो रहा है, उसको फिर हम कंडेंस करेंगे या उसको ढक देंगे किसी बर्तन में, तो हम देख सकते हैं कि उसमें वाटर ड्रॉप्स आ जाते हैं। जो ढक्कन जिससे भी हम ढकते हैं, तो उस पर थोड़ा टाइम के बाद क्या होगा, जब वो पानी ठंडा होता है तो उसके ऊपर वाटर ड्रॉप्स आ जाते हैं। या वाटर साइकिल नेचर में भी हम देख सकते हैं, हमारी प्रकृति में वाटर साइकिल चलती रहती है। यानी कि नदियों से हीट के फॉर्म में क्या होता है, इवेपोरेट होके यानी कि वाष्प के रूप में बादल बनते हैं, फिर उनका प्रेसिपिटेशन होता है। इस तरीके से ये पूरी वाटर साइकिल जो है वो नेचर में चलती रहती है। उसी तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अवस्थाओं का परिवर्तन होता रहता है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो ये इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। उनके पीछे क्या रीज़न है या उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसको देखेंगे कि वो टर्म्स कौन कौन से हैं, उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा हम लोग अभी बात कर रहे थे स्टेट चेंज ऑफ स्टेट की, यानी कि अवस्था परिवर्तन की हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आता है वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में गलनांक कहा जाता है। क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज टेम्परेचर एट विच इट चेंज स्टेट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। यानी कि अगर हम लोग समझना चाहें मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसको किस तरीके से देख सकते हैं, तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि वो नियत ताप या वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पर कोई भी ठोस वस्तु जो है उसको अगर हम लोग गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर या वो नियत ताप जिस पे अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाती है, तो वो क्या कहलाता है, आपका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम लोग कहें तो बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये एक बात हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट को अगर हिंदी में कहें तो क्वथनांक कहा जाता है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो गलनांक हिंदी में कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, यानी कि क्वथनांक की बात करेंगे। क्या होता है उसको देखेंगे। Pressure at which the pressure exerted by the surroundings upon a liquid is equaled by the pressure exerted by the vapor of liquids। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है या किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वो नियत ताप या वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड जो होता है वो गर्म होकर उबलती है और गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि वेपर के फॉर्म में गैसेज स्टेट में चेंज हो जाती है। तो ये आपका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है। अगर हम लोग जैसे इसके पहले हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट की बात की थी, तो मेल्टिंग पॉइंट में बर्फ का जो हम लोगों ने बताया था वो था आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाएगा, यानी कि जल का जो क्वथनांक होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। चीज़ों को हमने देखा कि किस तरीके से मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अवस्था चेंज में। यानी कि कोई भी फेज है या कोई भी स्टेट ऑफ एन है, तो उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरीके से चीज़ें चेंज होती हैं, स्टेट चेंज होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग हो जाती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से क्या है, लेटेंट हीट। यानी कि हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो लेटेंट हीट को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। किस तरह से क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेटेंट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज, यानी कि या तो ये अवशोषित होती है या रिलीज यानी उत्सर्जित करती है बाय द सब्सटेंसेज ड्यूरिंग द, वस्तुओं के द्वारा, या कब की जाती है, चेंज इन इट्स फिजिकल, यानी कि कब भौतिक परिवर्तन जब भी होते हैं बिना किसी ताप परिवर्तन के। तो ये एक बात हो जाती है। द लेटेंट हीट इज नॉर्मली, देख सकते हैं किस तरीके से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। लेटेंट हीट इज नॉर्मली एक्सप्रेस एज द अमाउंट ऑफ हीट पर मोल और यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग अ चेंज ऑफ स्टेट। यानी कि कह सकते हैं हम कि किसी निश्चित ताप पर किसी वस्तु का या किसी भी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है, यानी कि उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो उस वस्तु का कह सकते हैं या उस पदार्थ का लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा कहलाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है आपको।
नेक्स्ट इसमें हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि हम कह सकते हैं उष्मा का संचरण, जिसको हिंदी में कहेंगे। उसको देखेंगे। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, चीज़ें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट की बात करें तो किस तरीके से कौन कौन सी विधियाँ हो जाती हैं, यानी कि उष्मा का संचरण किन किन तरीकों से होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट आ जाता है आपका कंडक्शन, जिसको चालन कहा जाता है। दूसरा आ जाता है आपका कन्वेक्शन, यानी कि जिसको संवहन कहते हैं। और थर्ड जो आता है रेडिएशन, जिसको कि हिंदी में विकिरण कहा जाता है। तीनों ही चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन की, जिसको हिंदी में चालन कहा जाता है। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, आपको स्क्रीन पे चीज़ें दिख रही होंगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करें, कोई भी किसी भी पैन में अगर हम लोग पानी गर्म करते हैं, उसमें कोई चम्मच डाल रखा है, तो क्या होता है, जो गर्म पानी होता है और चम्मच उसमें जब डला हुआ होता है, तो क्या होता है, एक टाइम के बाद जो गर्म पानी है वो क्या होता है, चम्मच का एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी कि चम्मच अगर पानी में डला हुआ इस तरीके से, तो पानी तो गर्म है, तो उससे क्या होता है कि चम्मच का एक सिरा गर्म होते होते जो लास्ट छोर होता है इसका, जो दूसरा कॉर्नर होता है, वो भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रत्येक जो कोई भी सब्सटेंस होता है या कोई भी चीज़ होती है, वो बहुत सारे अणुओं से, यानी कि मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती है। और जब हम बात करते हैं कंडक्शन में, यानी कि चालन में जब हम लोग बात करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि ऊष्मा का जो संचरण होता है, वो क्या होता है, एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरित होता चला जाता है। यानी कि अगर एक छोर को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसका अणु जो है वो दूसरे को स्थानांतरित करेगा, फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक छोर जब गर्म होगा, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, दूसरा छोर भी या दूसरा किनारा भी जो है वो गर्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो कंडक्शन होता है या चालन है, उनमें बेसिकली क्या हो जाता है कि हीट ऑफ, जो हम कह सकते हैं ट्रांसफर की बात जब हम लोग करते हैं, यानी कि उष्मा का संचरण की जब हम लोग बात करते हैं, तो अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि जितने जो भी गर्म अणु है वो क्या होता है, वो अपने पड़ोसी अणु को क्या करते हैं, हीट को स्थानांतरित कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। उसकी वजह से क्या होता है, अब यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से क्या होती हैं कि जो हायर टेम्परेचर हो जाता है वो हायर टू लो चला जाता है, यानी कि उच्च ताप जो है वो निम्न की तरफ स्थानांतरित हो जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है और इसकी वजह से क्या होता है, एक सिरा जो है उससे होते हुए दूसरा सिरा भी कुछ टाइम के बाद जो है वो गर्म हो जाता है। तो यही स्थानांतरण जो होता है, यानी कि ये जो ट्रांसफर ऑफ, और यही जो विधि हो जाती है, यही जो मेथड हो जाता है, वो है कंडक्शन कहलाता है, यानी कि जिसको चालन कहा जाता है। तो ये एक चीज़ हो जाती है। थर्मल कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी बाय माइक्रोस्कोपिक कोलिजन्स ऑफ पार्टिकल्स एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द बॉडी। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है कि किस तरह से क्या चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारा आता है उसको हम लोग देखेंगे, जो कि है हमारा कन्वेक्शन, जिसको कहा जाता है, यानी कि जिसको चालन कह सकते हैं हिंदी में। नहीं, चालन तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉरी, संवहन जिसको कहा जाएगा, यानी कि कन्वेक्शन को हिंदी में संवहन कहा जाएगा। उसको हम लोग देखते हैं किस तरह से क्या चीज़ें हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो आता है, जो कि कन्वेक्शन है, यानी कि संवहन की जब हम लोग बात करते हैं, तो कन्वेक्शन इज अ मूवमेंट ऑफ हीट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ वार्म मैटर। यहाँ पे क्या चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, किस तरीके से क्या चीज़ें कह सकते हैं, जैसे कि अगर किसी पैन में हम पानी गर्म करेंगे तो उसमें क्या होता है, किस तरह से चीज़ें, या हम कह सकते हैं कि संवहन की जब हम लोग बात करते हैं, कन्वेक्शन की जो प्रोसेस किस तरीके से होती है, उसको हम विथ एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे किसी पैन में अगर हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, पहले तो क्या होता है, नीचे का जो तल होता है वो धीरे धीरे हीट उसको देंगे। जब हम गर्म करेंगे तो पानी का निचला सतह जो है वो गर्म होता है। तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जो जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हो गए, पहले तो ठंडे थे, फिर हीट की वजह से क्या हो जाते हैं, वो गर्म हो जाते हैं। जब वो गर्म हो जाते हैं तो क्या होगा, वो हल्के होकर अपना स्थान छोड़ के ऊपर की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर चले जाते हैं हल्के होने की वजह से। फिर क्या होता है, उनकी जगह खाली हो जाती है, जो ठंडे मॉलिक्यूल्स होंगे, जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो उसका प्लेस ले लेते हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि जो जल के अणु है वो गर्म होकर ऊपर स्थानांतरित हो जाते हैं, फिर जो ठंडे हैं उनके स्पेस ले लेते हैं, उनकी जगह ले लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया वो निरंतर चलती रहती है, कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है। यही प्रक्रिया जो होती है संवहन कहलाती है, यानी कि संवहन की प्रक्रिया कहलाती है कन्वेक्शन, जिसको कहा जाता है। अब इसमें जब हम लोग बात करते हैं उष्मा के स्थानांतरण की, तो इसमें क्या होता है, गर्म से ठंडे की तरफ जो अणुओं का मूवमेंट होता है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, ये प्रक्रिया होती रहती है। तो ये आपका जो हो जाता है वो संवहन का एग्जाम्पल हो जाता है, यानी कि कन्वेक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे इसमें आता है, रेडिएशन की बात करेंगे। इसको हिंदी में विकिरण कहा जाता है। रेडिएशन इज द इमिशन और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, यानी कि किस तरीके से इमिशन या ट्रांसमिशन होता है ऊर्जा का, इन द फॉर्म ऑफ वेव और पार्टिकल्स थ्रू स्पेस और थ्रू अ
मटेरियल मीडियम्स, यानी कि इसको किस तरीके से एग्जांपल से हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे हम अनदर वर्ड में किस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया, एक कैंडल जलाई हम लोगों ने, ठीक है, एक कैंडल को हम लोग जलाते हैं और उसके पास थर्मामीटर को लेके आते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद जब हम यहाँ पे कैंडल को गर्म किए हुए यानी कि कैंडल को जला देते हैं, उसका जो लौ निकलता है उसी के पास लाके थर्मामीटर को थोड़ी देर तक रखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है, यहाँ पे थर्मामीटर की जो रीडिंग हम लोग चेक करते हैं तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है थर्मामीटर का, उसको हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट है यानी कि ऊष्मा का जो संचरण है वो सीधे तौर पर हुआ है, यही विधि जो कहलाती है आपका विकिरण हो जाती है, यानी कि ऊष्मा का संचरण की जब हम लोग बात करते हैं या स्थानांतरण की जब हम लोग बात करते हैं तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि सीधे होता है, यही आपका विकिरण यानी कि रेडिएशन कहलाता है। नेक्स्ट जो इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है टेम्परेचर, यानी कि हम लोग ताप की जब बात करते हैं तो उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे या क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। जब भी हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की उसको देखेंगे। टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर। टेम्परेचर इज रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम। यानी क्या कह रहे हैं, अगर हम लोग टेम्परेचर को या ताप को डिफाइन करें किस तरह से, क्या तो हम कह सकते हैं कि ताप किसी वस्तु की उष्णता की माप होती है, अगर हिंदी में हम लोग कहना चाहें तो ये एक चीज़ हो जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ताप के द्वारा हमें पता चलता है कि कोई भी वस्तु है या कोई भी सब्सटेंस है कितना गर्म या कितना ठंडा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग समझना चाहें किस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं तो उसको देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो गर्म है और जो दूसरा सब्सटेंस है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है, तो हम इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं या दोनों में हम तुलना कर सकते हैं कि जो दूसरी वस्तु है वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा गर्म है या जो पहली वस्तु है वो दूसरी वस्तु की अपेक्षा थोड़ा सा लो है। तो इस तरीके से हम डिफरेंस कर सकते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे चीज़ें क्या दी गई हैं कि दीज आर 3 मेन टेम्परेचर स्केल। ये 3 जो है वो मेन स्केल्स हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। पहला है आपका सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन। तीनों को ही देखेंगे तीनों क्या हैं और तीनों में क्या रिलेशन है उसको। उसमें सबसे फर्स्ट जो हमारा दिया हुआ है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्सियस, ठीक है। तो सेल्सियस के बारे में देखेंगे क्या है, किस तरह से चीज़ें हैं। तो द सेल्सियस स्केल ऑल्सो नोन एज द सेंटीग्रेड स्केल, यानी कि सेंटीग्रेड पैमाना के नाम से भी ये जाना जाता है अगर हिंदी में हम लोग इसको कहें तो, इज द टेम्परेचर स्केल बेस्ड ऑन 0 डिग्री फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 100 डिग्री फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी कि जब हम लोग बात करते हैं तो इसको क्या अभी हम लोगों ने बताया कि ये जो है वो सेंटीग्रेड स्केल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सेंटीग्रेड पैमाने के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पैमाने के अनुसार सामान्य दाब पर जो पानी है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, वो बॉयल होगा यानी कि उबलता है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें आता है वो है केल्विन। केल्विन जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्रैकेट में आपको चीज़ें स्क्रीन पे दिख रही होंगी। बेस यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मेजर्ड इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि एसआई जिसको कहा जाता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। इस पैमाने को हम कह सकते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक गणनाओं यानी कि जो भी साइंटिफिक डेटाज जो होते हैं या कैलकुलेशन जो होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है तथा अन्य कामों में भी काफ़ी प्रयुक्त होता है ये। जब हम लोग बात करते हैं केल्विन की, इसके अनुसार यानी इस पैमाने के अनुसार हम क्या कह सकते हैं, अब इस पैमाने के अनुसार सामान्य दाब पर जो पानी होता है, जो वाटर है, वो 273.15 डिग्री केल्विन पर क्या होगा, जमता है और 373.15 डिग्री केल्विन पर क्या होगा, वो उबलता है। तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है फ़ारेनहाइट। इसकी जब हम लोग बात करते हैं, इट वॉज डेवलप्ड बाय डेनियल गैब्रिक। फ़ारेनहाइट इन्होंने क्या किया था, इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था या डेवलप किया था, इस तरीके से हम कह सकते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट इज द टेम्परेचर स्केल्स दैट बेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 212 यानी कि 212 एंड द फ्रीजिंग पॉइंट एट 32। तो ये एक बात हो जाती है यहाँ पे। यानी कि इसको अगर हम लोग हिंदी में समझना चाहें तो किस तरीके से समझ सकते हैं कि इस पैमाने के अनुसार सामान्य किस तरीके से कह सकते हैं, दाब पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो होगा वो फ़ारेनहाइट पर जमता है, यानी 32 पे जमेगा और
12 यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होगा, वो उबलता है, यानी पानी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाता है एक। इस तरीके से हमारा आज का ये फिनिश होता है हीट एंड टेम्परेचर। बाकी का हम लोग आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।